बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू मशीन लर्निंग। इस वीडियो का मकसद मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ बिफोर गोइंग इनटू एनी डिटेल्स। दिस इज़ अ रिवीजन वीडियो, और जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ है कि रिवीजन वीडियोस बहुत हद तक ऑप्शनल होती हैं, लेकिन एक चीज़ जहन में रखिएगा कि इस रिवीजन वीडियो में आप जो कुछ सीख रहे हैं या जो कुछ रिवाइज कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने, और किसी एक लेक्चर या दो लेक्चर्स में यूज़ नहीं होने, ये थ्रू आउट द सेमेस्टर यूज़ होने। तो लिहाजा ये जहन में रखिएगा कि जो कुछ आपको यहाँ रिवाइज कराया जा रहा है ये एग्जाम्स के अंदर भी आ रहा होगा, ये क्विज़ेस के अंदर भी आ रहा होगा। तो अगर थोड़ा सा आपके पास वक्त है तो बेहतर है कि इस रिवीजन को कर लें। और अगर आपको किसी जगह पर लगता है कि दिस इज़ टू सिंपल फॉर यू, ये सब कुछ आपको याद है, ये विजुअलाइजेशन आपके जहन में, क्योंकि हर जगह आपको सिर्फ रिवाइज कराना मकसद नहीं होगा, कई जगहों पर आपको बेहतर विजुअलाइज करवाना भी मकसद होगा कि आपको याद आ जाए कि इस किस्म की चीज़ों में विजुअलाइजेशन क्या होनी चाहिए, जहन में एक पिक्चर हो जब आपको पढ़ाया जा रहा है तो आपको समझ में आ सके। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि ये रिवीजन किस एंगल से हो रही है। हम एक सीरीज ऑफ एल्गोरिदम्स देखने वाले हैं जिसके अंदर हम ये अजम्पशन लेते हैं रिग्रेशन के केस में कि हमारे इनपुट फीचर्स और हमारे आउटपुट लेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है वो लीनियर या लीनियर जैसा है। सिमिलरली हम क्लासिफिकेशन के अंदर भी इस तरह की अजम्पशन लेते हैं कि हमारे जो क्लासेस हैं उनके बीच में जो सेपरेशन है वो लीनियर या लीनियर जैसी है। यानी मेरी नेगेटिव क्लासेस और पॉजिटिव क्लासेस, या लेट्स से +1 -1 1 या 0 वट एवर माई लेट्स से बाइनरी, इस वक्त हम एज्यूम कर लेते हैं, वैसे खाली बाइनरी की बात नहीं हो रही लेकिन एज्यूम कर लेते हैं फिलहाल बाइनरी। अगर बाइनरी बाइनरी क्लासेस हैं तो उन क्लासेस के बीच में फीचर्स की बेस के ऊपर अगर मैं दो स्पेसेस बनाना चाहूँ तो उनके बीच में मैं हमेशा एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, स्ट्रेट लाइन या हाइपरप्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ, जो कि मेरे एक क्लास को दूसरी क्लास से बाय एंड लार्ज डिफरेंशिएट कर देगा। ये एजम्पशन होती है। सो ये इन एजम्पशंस के साथ एक सीरीज ऑफ एल्गोरिदम्स हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैं कुछ नाम ले देता हूँ। आप में से जो लोग पहले मशीन लर्निंग से थोड़ा बहुत वाकिफ हैं, जब हम रिग्रेशन कर रहे होंगे तो हम लीनियर रिग्रेशन और उसकी किस्मों को देखेंगे। जब हम क्लासिफिकेशन के ऊपर आएंगे तो हम यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को देखेंगे, और उसके साथ साथ हम आगे जाकर थोड़ा सा सेमेस्टर में आगे बढ़कर परसेप्ट्रॉन को भी पढ़ेंगे। ठीक है। सो ये कुछ मेजर एल्गोज हो गए। इसके साथ साथ इसी पर बहुत टाइटली कपल्ड और बेस्ड कुछ और एल्गोज होंगे, लाइक द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स, जो खुद भी इसी किस्म की एजम्पशन से शुरू होती हैं कि देयर इज अ लीनियर सेपरेशन, और फिर उसको लीनियर को किसी तरह से नॉन लीनियर में लेकर जाती हैं। वो कर्नलाइज सपोर्ट वेक्टर मशीन्स की हम बात आगे जाकर करेंगे, लेकिन ये रिवीजन वहां पर भी काम आएगी। अच्छा, अब ये सब कुछ कहाँ ज़रूरी है? आप में से जो लोग बिल्कुल नए हैं मशीन लर्निंग में, फर्स्ट टाइम मशीन लर्निंग ज़िंदगी में पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, विच आई एम अज्यूमिंग कि मोस्ट ऑफ माई क्लास बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी, आप सब ने कभी ना कभी डीप लर्निंग या न्यूरल नेट्स या आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स का नाम सुना हुआ है। उस आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बुनियाद में, उसके सेंटर में, कोर में एक चीज़ होती है, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसको हम एक सिंगल न्यूरॉन कहते हैं। ये जो सिंगल न्यूरॉन होती है ना, ये जिस अंदाज से इंप्लीमेंट होती है उसमें ये दो एल्गोज जिनका मैंने नाम लिया है वो इस्तेमाल होते हैं। या परसेप्ट्रॉन, जो कि अब आजकल हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे एएनएन्स के अंदर, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में, या फिर जो हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात की है, ये न्यूरॉन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है हमारे न्यूरल नेट्स में। इनफैक्ट जब हम न्यूरल नेट्स पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में इंशाल्लाह, तो वहाँ पर हम इसी को यूज़ कर रहे होंगे। तो अब ज़रा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में लाइए कि मैं ये रिवीजन में बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट्स इसलिए दोबारा से वापस ला के रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसके लिए आपको अपनी पुरानी कोई लीनियर अलजेब्रा की बुक्स वगैरह भी खोलनी पड़े, शायद कोई कैलकुलस रिवाइज करना पड़े, इंटरनेट पर थोड़ा सा ढूंढ के पढ़ना पड़े, इस वजह से, ताकि आपके जहन में हर चीज़ क्रिस्टल हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिएगा कि जब ये कॉन्सेप्ट वापस आएंगे ना न्यूरल नेट के अंदर, तो तब ये इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल फॉर्म में आएंगे जिस फॉर्म में ये अभी हमारे सामने आ रहे हैं। सो राइट नाउ इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने प्रेजेंट होंगे। सो लिहाजा इट्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट कि आप इसको थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, और अगर वक्त है तो इस रिवीजन को कर लीजिए। अगर वक्त नहीं है तो क्विकली ज़रा स्किम थ्रू करके देख लें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है इस रिवीजन में जो आपको नहीं याद, भूल गई है या रिफ्रेश करने की ज़रूरत है। सो लेट्स बिगिन। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको कहकर लाया हूँ कि मैं रिवीजन कराने लगा हूँ, और ये पूरा पेज भर के मैं आपको रेफरेंसेस दिखा रहा हूँ। देयर इज़ नो पैराडॉक्स हियर। असल में सिर्फ ये जो पहला रेफरेंस है ये रिवीजन का है। ये कोई तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर है जिसने बहुत अच्छे अंदाज से कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करवाया हुआ है।
इसके बाद जो बाकी लिंक्स हैं ना, ये परसेप्ट्रॉन से रिलेटेड हैं, एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम से रिलेटेड हैं जो अभी हम फौरी तौर पे शायद कवर नहीं कर रहे। तो लिहाजा आपको सिर्फ अगर देखने की ज़रूरत है तो इस फर्स्ट लिंक को देखने की ज़रूरत है, जो कि बाय द वे हाइपरप्लेन्स को कवर नहीं करता और कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी नहीं करता जो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके लिए हाइपरप्लेन्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे अपने तौर पर देख लीजिए, अपने तौर पर इसको रिवाइज कर लीजिए, इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए अगर आपको मजीद कुछ चाहिए हो इन एडिशन टू व्हाट विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो। लेकिन मैं कम से कम उतना सब कुछ इस वीडियो में ज़रूर कवर कर लूँगा जिससे एटलीस्ट यू हैव द बेसिक आइडिया इन द रिविजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू what we want out of these basic things। ठीक है जनाब। ऑलराइट जी, सो लेट्स स्टार्ट विद सम रियली बेसिक कॉन्सेप्ट्स। वो चीज़ें जो आपने इससे पहले बहुत दफ़ा कवर की हुई हैं, सारी ज़िंदगी आप करते रहे हैं। यू सी इन फ्रंट ऑफ यू द प्लॉट ऑफ दिस y इज इक्वल टू mx प्लस b। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम x कह रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस को हम y कह रहे हैं, विच इज़ द डिपेंडेंट एक्सिस। और यहाँ पर आपको ये लाइन का प्लॉट नज़र आ रहा है इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, सो राइट नाउ द स्लोप इज सेट टू 1 एंड द इंटरसेप्ट इज ऑल्सो सेट टू 1। व्हाट आई वांटेड टू डू एट दिस पॉइंट वाज जस्ट टू play with these things a little bit, ताकि आपके जहन के अंदर जो है वो एटलीस्ट इसकी विजुअलाइजेशन वापस याद आ जाए। हमने इसके ऊपर बहुत कुछ बिल्ड करना है और बहुत कॉम्प्लेक्स विजुअलाइजेशंस तक भी इसको लेकर जाना है, तो इट वुड हेल्प कि अगर थोड़ा सा ये वार्म अप आपके जहन का हो जाए। ऑलराइट, मैं काम ये करने लगा हूँ कि मैं स्लोप को उठाकर ज़ीरो करने लगा हूँ। व्हाट विल हैपन व्हेन द स्लोप इज़ ज़ीरो? द लाइन वुड बी aligned with the horizontal axis। ठीक है, इस वक्त इसका स्लोप 0 है और इसका इंटरसेप्ट 1 है, तो दैट मीन्स कि ये हमारे वर्टिकल एक्सिस को 1 के ऊपर जो है वो क्रॉस कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है। अच्छा, अब ये 2 हो गया है, अब ये 4 हो गया है, अब ये 6 हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिमिलरली अब ये नेगेटिव हो गया। ठीक है जनाब। तो अच्छा, अगर मैं इसको 0 कर दूँ इंटरसेप्ट को, तो ये ओरिजिन से क्रॉस करना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर मैं स्लोप की कोई भी वैल्यू करूँ तो ये चीज़ अब मस्ट है कि अगर मेरा b इस पॉइंट पे 0 है तो इट हैज़ टू पास थ्रू दी ओरिजिन। ठीक है जनाब, इसमें कोई आपको होपफुली कोई मसला नहीं होगा। स्लोप कैलकुलेट करना आपको आता है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपको सिंपली वो याद होगा जो आपको y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 सिखाया गया था। मीनिंग कि आप एक पॉइंट यहाँ पर कहीं एज्यूम कर लें, एक पॉइंट यहाँ पर एज्यूम कर लें, दोनों का वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग जो मूवमेंट है, जो फासला है, वो कैलकुलेट करें, उसको डिवाइड कर दें उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। सो यू आर गोना सी द रेट ऑफ चेंज, यानी rate of change of the vertical or the dependent axis with respect to the independent axis। ठीक है, तो ये आपको रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, ये आपको निकालना आता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस वक्त तक आपके स्लोप्स नेगेटिव होते हैं, कब पॉजिटिव होते हैं, मैं इंटरसेप्ट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। लेट्स से मैं इंटरसेप्ट को 2 पर ले जाता हूँ ताकि हम इससे थोड़ा सा प्ले करें। इस वक्त इसका स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, अगर मैं इसके स्लोप को दूसरी तरफ लेकर जाऊँ, यहाँ 0 है और उसके बाद ये नेगेटिव स्लोप है। अगेन y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से बड़े आसानी से आप अपने आप को कायल कर सकते हैं। अगर मैं इसको सीधा करता जाऊँ, ये कैलकुलेटर तो मुझे अलाउ नहीं करेगा, ये तो 10 पर जाकर रुक जाता है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को बिल्कुल अलाइन कर दूं वर्टिकल एक्सिस के साथ, तो स्लोप क्या होगा? आपको याद है, इन्फिनिटी होगा। ठीक है जनाब। अच्छा, सिमिलरली ये लाइन तो खैर बिल्कुल सीधी है और इसका स्लोप चेंज नहीं होता, यानी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑन दी एक्स एक्सिस, ये पूरी की पूरी लाइन जो है वो इसका स्लोप कहीं चेंज नहीं होता। दैट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइन, राइट। लेकिन अगर ये कोई और शेप होती तो हम यही चीज़ को, ये y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 को, x2 माइनस x1 को हम इतना छोटा करते कि इट अप्रोचेस टू 0। दैट वुड मीन कि हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ढूंढ लेते उसका, कि अगर बिल्कुल मामूली सा स्टेप हम रख कर देखें तो हमें मालूम हो जाएगा कि लाइन का स्लोप क्या है, जिसको हम इसका डेरिवेटिव भी कहते हैं, इसको हम डिफ्रेंशिएट भी करना इसको कहते हैं। ठीक है जनाब, ये भी आपने सीखा हुआ सब कुछ। इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं क्विकली। सो लेट्स से आई प्लॉट दिस, और ऑब्वियसली अब यहाँ पर स्लोप जो है वो कांस्टेंट नहीं रह रहा है, यहाँ स्लोप चेंज हो रहा है। अगर मैं इसके स्लोप को भी अपने पास प्लॉट कर लूँ तो ये मेरे पास टेंजेंट लाइन आ गई, ये इसका स्लोप है किसी भी पॉइंट के ऊपर। एंड नाउ इफ़ आई मूव दिस अलोंग, तो आई विल सी कि किस तरह से, इफ़ आई मूव दिस पॉइंट अलोंग, तो मुझे ये चेंज होता हुआ स्लोप भी नज़र आ रहा है। ये जो लाइन है ये इंडिकेट कर रही है इस वक्त कि मेरा स्लोप कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब 0 है, क्लोज टू 0, ऑलमोस्ट देयर, वेरी डिफिकल्ट। सो फील फ्री टू डू इट ऑन योर ओन। सो ये आपको इसका स्लोप चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। ये विजुअलाइजेशंस अपने जहन में बस महफूज कर लें,
जब मैं ये चीज़ें बाद में बग़ैर दिखाए ज़बानी आपको कहीं ना कहीं यूज़ करवा रहा हूँगा, तो आपके जहन में फिर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये सब कुछ खुद से विजुलाइज कर सकें। ठीक है जी, तो मैंने नई बात कोई नहीं की है, आपके सामने बहुत सारी पुरानी चीज़ों को एक दफ़ा विजुलाइज करवा दिया है। सो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर एंड लेट्स रिवाइज सम अदर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। हमारा पहला गोल ये है कि हम लाइन को रिप्रेजेंट करने की ना एक से ज़्यादा फॉर्म्स देखने लगें। इसकी हमें क्या ज़रूरत है? इन तमाम फॉर्म्स को हम किसी न किसी जगह पर यूज़ कर रहे होंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए और अपने एल्गोरिदम्स को डेवलप करने के लिए। सो एक तो ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है जिसको हम अभी तक देख रहे थे। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस बी, m और b यानी स्लोप और इंटरसेप्ट वो चीज़ है जो कंट्रोल कर रही हैं इस लाइन की ओरिएंटेशन को और इस लाइन को, इस चीज़ को कि ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है हमारे वर्टिकल एक्सिस को। लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन भी है और यहाँ पर हम एज्यूम किया करते हैं कि ए और बी दोनों ज़ीरो नहीं है। ठीक है, तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से अब हम कोशिश करते हैं कि एक और इंटरप्रिटेशन, एक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन निकाल लें जो कि वेक्टर्स की फॉर्म में है। ये भी आपको याद होगा कि हम किसी भी लाइन को इस तरह पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां ये प्रोडक्ट हो दो वेक्टर्स का। चलो देख लेते हैं ये कैसे होगा। सो हम एज्यूम करते हैं कि देयर इज अ पॉइंट x नॉट y नॉट जो हमारी लाइन पे लाई करता है। हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर अगर उस पॉइंट के लिए इसको सॉल्व करें तो वी गेट ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जिसको हम c के लिए अगर सॉल्व कर लें तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। इस चीज़ को उठाकर वापस अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में डाल दें तो वी गेट समथिंग लाइक दिस, विच इफ वी गैदर the a and the b terms, then we find ax minus x naught plus by minus y naught, which can be written in the form of a product of two vectors. Now the interesting thing is that this product is equal to 0 और ये बात हमें already मालूम है कि ये a b जो है ये not equal to 0 है। So लिहाजा अगर आपको अपना डॉट प्रोडक्ट याद हो कि किस तरह निकला करता था, so a dot b for these vectors a and b is equal to magnitude of A into magnitude of B, magnitude of B cos theta. Or if theta is equal to 90 degrees, then this product of the two vectors would be equal to 0 because cos of 90 would be 0. So in other words, ये वाला relationship, because it's equal to 0 and because we know that a b are not equal to 0, so therefore यहाँ से यही conclusion निकलता है कि ये दोनों vectors एक दूसरे पर normal हैं, ये normal vectors हैं। ठीक है, so ये दोनों vectors perpendicular हैं और ये इस तरह की form बना रहे हैं। This is your normal vector ab and this is your other vector जो कि आपके पास x naught y naught से का point इसी vector के ऊपर lie कर रहा है। So this product is actually representing a line. ठीक है, तो this is another way in which we can represent a line. This is a convenient way of representing a line in many cases, और वो उन cases में वो भी शामिल हैं जो हमारे लिए useful होते हैं, right? So in simple words, what we're saying is that if n is equal to ab, which is not 0, is a normal vector, then ab into x minus x naught and y minus y naught is equal to 0. So ab is normal on this displacement vector, which describes a line containing the point x naught y naught perpendicular to the vector n. So these two forms of representing this line are essentially equivalent. The one is the standard form and the other is the product of the dot product of two vectors which are normal to each other. We can do the same with a plane. So अब इसी सब कुछ को अगर हम 3 dimensions के अंदर ले जाएं तो यही काम हम plane के साथ भी कर सकते हैं. So essentially मैंने किया सिर्फ ये कि अब normal जो है मेरा वो AB की जगह ABC हो गया है और जो मेरा point है वो x naught y naught z naught हो गया है. Now we can represent this in the form of the dot product of these two vectors. So these define a plane जिसके ऊपर एक normal vector n है जो उस पर perpendicular है obviously, और ये सब कुछ जो है ये equivalent है आपकी standard form of the equation of the plane के x plus by plus cz plus d is equal to 0, right? So this is essentially what we are looking at now. So red vector आपका abc जो है ये normal है और आपका नीचे जो है वो plane है जिसके ऊपर आपने एक point assume किया है x naught y naught z naught.
right? So using the product, the dot product of these two vectors, we can represent this plane, right? So आप देख सकते हैं कि इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, dimensions increase करते चले जाएंगे, and we'll be able to represent in any dimensions n, हम वहाँ पर इसका एक equivalent represent कर सकते हैं using a dot product of two vectors which are perpendicular to each other. ठीक है जनाब? थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी वाज़ेह कर दूँ कि अचानक हमें सडनली बैठे बिठाए क्यों इस वाली फॉर्म में इंटरेस्ट पैदा हो गया, जब हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन ऑफ लाइन मौजूद हैं, इक्वेशंस ऑफ लाइन मौजूद हैं, तो फिर हम इसी फॉर्म पर इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं कि जिसके अंदर हम इस इक्वेशन को डीकम्पोज कर सकते हैं इन अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, and as it happens this form actually is of great value for us. So for example you have अगर मैं इस जनरल फॉर्म को कुछ इस तरह से लिखूँ, w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3 plus and so on up to wn xn, let's say equals to 0 या whatever. अगर मैं इस अंदाज से इसको लिखूं तो ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है, सो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन एंड ऑब्वियसली दिस इज एन n डायमेंशनल स्पेस जो यहाँ पर हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा है इस इक्वेशन के अंदर. इस इक्वेशन को अगर मैं डीकम्पोज करके लिखना चाहूँ एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, तो इट वुड बी अ प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर w1 w2 w3 up to wn. So that would be one of my vectors, and the other vector would be x1 x2 x3 up to xn. So now I have essentially represented this linear equation in the form of a product of dot product of two vectors. जो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, जो हम आगे जाकर देखेंगे, जिसकी वजह से मैं इस रिवीजन को कर रहा हूँ यहाँ पर, वो ये है कि ये x1 x2 x3 x4 ये हमारे वो चीज़ें हैं, वो फीचर्स हैं जो इंडिपेंडेंट हैं, इन पर हमें कंट्रोल नहीं है. दिस इज़ कमिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. लेकिन ये जो W's हैं ये वो वेट्स हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं. सो बेसिकली इस पूरी की पूरी इक्वेशन के ऊपर अगर हम कोई असर डाल सकते हैं तो हम इनमें से कुछ फीचर्स की वैल्यूज़ को एम्पलीफाई कर सकते हैं और कुछ फीचर्स की वैल्यूज़ को सप्रेस कर सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल अब थोड़ी सी देर के लिए वापस मशीन लर्निंग में अपना जहन लाकर यूँ सोचिए, x1 आपका कोई एक फ़ीचर है, लेट्स अज्यूम कोई घर है, उसका ये एरिया है, x2 कोई और फीचर है, फॉर एग्जांपल ये उस घर की आई डोंट नो नंबर ऑफ रूम्स हैं, x3 जो है वो उस घर के नंबर ऑफ गैराजेस हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और आप किसी तरह से इस घर के बारे में कोई इसकी प्राइस वगैरह प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो नाउ कितना इम्पॉर्टेंट है किसी घर का लेट्स से एरिया, या कितना इम्पॉर्टेंट है उसके नंबर ऑफ रूम्स, या कितना इम्पॉर्टेंट है उसके नंबर ऑफ गैराजेस इन प्रिडिक्टिंग या इन आवर एबिलिटी टू प्रिडिक्ट द प्राइस ऑफ द हाउस. ये चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द वैल्यूज़ ऑफ दीज वेट्स. ठीक है, तो कुछ थोड़ा सा ये सिर्फ मैं यहाँ पर आपको इस तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल अजीब सी बात ना लग रही हो कि सडनली मैंने लाइन पकड़ी और लाइन को लेकर मैंने स्लोप इंटरसेप्ट से स्टैंडर्ड फॉर्म पे गया और स्टैंडर्ड फॉर्म से उसको डीकम्पोज कर दिया दो वेक्टर्स में जो कि एक दूसरे से नॉर्मल हैं. असल में जो बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, वो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डीकम्पोजिशन के बाद वी हैव these knobs that control things and we have these real world features जो कि हमारे पास आ रहे हैं. So हम ये कह सकते हैं कि कमरों का इतना अमल दखल नहीं है फॉर एग्जांपल, लेकिन एरिया ऑफ द हाउस का बहुत है, और जो लोग आ रहे हैं उनको नंबर ऑफ गैराजेस में बहुत इंटरेस्ट है, या वट एवर आगे जो बाकी फीचर्स हैं उनमें से किसी की वैल्यू को एनहांस और किसी की वैल्यू को हम सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, तो ये वजह है बेसिकली इस डीकम्पोजिशन की. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर होती जाएंगी. एक और कॉन्सेप्ट जिसे आप पहले से जानते हैं लेकिन मैं एक दफ़ा क्विकली रिवाइज करना चाहता हूँ ताकि क्लास में किसी के जहन में कोई कन्फ्यूजन ना हो, वो कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरप्लेन है. सो हाइपरप्लेन इज अ सब स्पेस हुज डायमेंशन इज वन लेस देन दैट ऑफ इट्स एम्बिएंट स्पेस. सो फॉर एग्जांपल अगर आप एक 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हैं तो उसके अंदर जो हाइपरप्लेन्स हैं वो 2 डायमेंशनल प्लेन्स होंगे, जो असल में जिनको हम प्लेन्स भी कहते हैं वैसे भी. और अगर स्पेस आपका लेट्स से 2 डायमेंशनल है
तो उसके अंदर हाइपरप्लेन्स वन डायमेंशनल लाइंस होंगी। सो वन डायमेंशन की चीज़ें जो है वो हाइपरप्लेन्स होते हैं टू डायमेंशंस के अंदर, ठीक है। अगर आपके पास n डायमेंशनल स्पेस है, उसके अंदर जो आपके हाइपरप्लेन्स हैं वो वन डायमेंशनल होंगे, ठीक है। तो अब ये चीज़ अपने जहन में क्लियर कर लीजिए कि इससे पहले जो मैं आपको बिल्कुल शुरू में एक वो डेस्मॉस के ऊपर जो एनिमेशन भी दिखाई है, वहाँ पर जो लाइन मूव कर रही थी, दैट लाइन एसेंशियली बाय डेफिनेशन इज अ हाइपरप्लेन इन टू डायमेंशंस, जो कि आप उसके अंदर मूव कर रहे हैं। सो इट्स अ वन डायमेंशनल थिंग मूविंग अराउंड इन अ टू डायमेंशनल एम्बिएंट स्पेस, ठीक है। ये नीचे जनरल फॉर्म है एक हाइपरप्लेन की जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इसमें अगर आप b को दूसरी साइड के ऊपर ले जाएं तो वो माइनस b उस तरफ होके बन जाएगा, उस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये n+1 डायमेंशनल स्पेस है जिसके अंदर ये n डायमेंशनल हाइपरप्लेन है जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। अच्छा जी, so when the coordinates are real numbers, this hyperplane separates the space into two half spaces given by the inequalities, ठीक है। तो वो inequalities क्या हैं? जितना अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ड्रॉ करूं, सो लेट्स एज्यूम ये टू डायमेंशंस हैं और इसके अंदर लेट्स से ये मेरा हाइपरप्लेन है जो मैंने इसके ऊपर ड्रॉ किया है। सो नाउ दिस इज कन्वर्टिंग इट इनटू दीज टू हाफ स्पेसेस, सो लेट्स से 1 and 2। और ये वाला 1 जो हाफ स्पेस है, यहाँ पर ये चीज़ ट्रू है कि दिस होल थिंग इज लेस देन b इस जगह पर, and here it is greater than b, or basically everything on the line itself, on the hyperplane itself, is basically the point where this whole thing is equal to b। मैंने ये यहाँ पर कंबाइन कर दिया था, लेकिन अगर हम इसको बिल्कुल अलग करके लिखना चाहें तो इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, फॉर देम दिस a1x1 प्लस a2x2 अप टू an xn इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये बेसिकली दो स्पेसेस में इसने इस पूरे के पूरे स्पेस को दो हाफ स्पेसेस के अंदर डिवाइड कर दिया है। और ये हाइपरप्लेन की एक खूबी है जो हम आगे जाकर इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसी वजह से हम हाइपरप्लेन्स में इंटरेस्टेड होते हैं कि ये किसी भी स्पेस, अच्छा बाय द वे सिर्फ वाहिद कन्फ्यूजन इसमें वर्ड प्लेन की होती है, ठीक है। तो मानी सिर्फ हमेशा जहन में रखें प्लेन हम क्योंकि नॉर्मली टू डायमेंशनल एंटिटीज़ को कहते हैं। जब हम हाइपरप्लेन का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे उससे हमारा मतलब ये होगा कि जो भी उस वक्त हम स्पेस की बात कर रहे हैं, एन डायमेंशनल स्पेस, उसमें n-1 डायमेंशनल चीज़ जो है वो हाइपरप्लेन है इन दैट स्पेस, और वो उस पूरे स्पेस को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ये डिवीजन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे जाकर देखेंगे। अपने जहन में ज़रा क्लासिफिकेशन को ले आएँ, जब हम वो क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे इन हाइपरप्लेन से तो हमारे लिए ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो इट्स अगेन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वही तरीका प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ हो सकता है जो कि नॉर्मल प्लेन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। सो दिस इज़ लाइक अ डीकम्पोजिशन ऑफ इट इनटू टू वेक्टर्स। एक वेक्टर वो है जो कि x माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट, जी माइनस जी नॉट वाला है, और दूसरा वेक्टर ए बी सी है, यानी एक आपका वेट वेक्टर है और दूसरे आपका फीचर वेक्टर है। इसकी एक और फॉर्म जो अभी हम यूज़ करके आए हैं, मैं आपको ये भी यहाँ दिखाना चाहता था। मैंने पिछली स्लाइड के अंदर जो है वो वेट वेक्टर को w से रिप्रेजेंट किया था। सो आई सेड w इज इक्वल टू w1 w2 अप टू wn। यहाँ पर मैंने थेटाज लिखे हुए हैं। इस बात से आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि बुक्स में, वीडियोस में, रिसोर्सेज में ये दो सबसे कॉमन नोटेशंस हैं जो यूज़ होती हैं, एक थेटा और दूसरी w। यानी जो हमारा वेट वेक्टर है, जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं जो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन वेरिएबल्स के साथ, इनके इस वेक्टर को हम कभी w और कभी थेटा और कभी कुछ और नामों से भी इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वट एवर इट्स नेम आर द नॉब्स जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि इन फीचर्स को कितना, ईच ऑफ दीज फीचर्स को कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, कितना वेट मिल रहा है। अच्छा जी, सो इन द सेम स्पिरिट एक और चीज़ जो आपके लिए रिवाइज होना थोड़ा सा ज़रूरी है वो ये है कि अगर हमारे पास एक हाइपरप्लेन हो और एक पॉइंट हो एंड वी वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाइपरप्लेन एंड द पॉइंट, तो वो डिस्टेंस किस तरह से निकलेगा। अगेन ये चीज़ भी आपने इससे पहले की हुई है, लेकिन एक मरतबा इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। गिवन कि हमारे पास एक हाइपरप्लेन है एंड वी नो दैट इट पैसेस थ्रू अ पॉइंट P। सो ये हाइपरप्लेन एक पॉइंट P में से गुजर रहा है, सो द पॉइंट P इज इंडिकेटेड हियर विद अ यूनिट नॉर्मल वेक्टर w। सो ये जो नॉर्मल है इसका, इसके लिए हमने एक एक्स्ट्रा एजम्पशन ले ली है कि यूनिट है। हम आगे जाकर देखेंगे कि एजम्पशन लेना इतना ज़रूरी नहीं था, इसके बगैर भी हमारा काम चल सकता था, लेकिन हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया फर्दर कि जो हमारा w वेक्टर है, जो इसका नॉर्मल वेक्टर है, जो अभी हम डिकम्पोज करना सीख कर आए हैं, ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। आपको वेक्टर से यूनिट वेक्टर तो बनाना आता है। नाउ अगर हमारे पास एक पॉइंट x है, दिस पॉइंट
x ये हमारे पास है, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं इस पॉइंट x और अपने हाइपरप्लेन के बीच में, तो हम ये शो करेंगे सिर्फ कि दैट डिस्टेंस इज बेसिकली इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर w एंड द वेक्टर px। p से लेकर x तक का अगर हम एक वेक्टर बनाएं जो यहाँ पर आपको ब्लू लाइन में नज़र आ रहा है, तो ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है सिंपली। ठीक है, लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस। ये अगेन इस प्रूफ को एक दफ़ा क्विकली देख लेते हैं। So we know कि we can position this normal w on any point on the hyperplane, right? तो हम ऐसा करते हैं कि इसको बिल्कुल इस पॉइंट x के नीचे पोजीशन कर देते हैं, यानी जो इसका क्लोजेस्ट पॉइंट x से हमारे प्लेन पे बनता है ना, वहाँ हम इस नॉर्मल को जो है वो पोजीशन कर देते हैं। और ये पोजीशन करने के बाद all we need to find the distance between this point x and the hyperplane is, हम करेंगे ये कि हम एक वेक्टर डिफाइन करेंगे अपने पॉइंट p से जिससे हमें मालूम है कि प्लेन गुजर रहा है। सो अगेन ये भी डिस्टेंस जो है ये इस प्लेन से बन रहा होगा। सो पॉइंट p से लेकर पॉइंट x तक का एक वेक्टर डिफाइन कर लेंगे, और ये वेक्टर सिंपली ये होगा x1 माइनस p1, x2 माइनस p2, xn माइनस pn। सारे पॉइंट्स जो हैं इसके जो सारे डिमेंशंस हैं उसके अक्रॉस हमने इसको इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके उनकी वैल्यूज निकाल दी। सो वी हैव आवर वेक्टर px। Now the distance between the hyperplane and the point x, जो shortest distance है, it's just the projection of this vector px on the unit vector w। ये सिर्फ ये प्रोजेक्शन हमने किसी तरह से फाइंड करनी है। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें, this whole thing forms a nice triangle, जहाँ पे ये हमारे पास एक रेक्टेंगल एक राइट एंगल है, और यहाँ ये हमारे पास जो है वो एंगल थीटा है between the two vectors, the vector w and the vector px। ये उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। So now हमें एंगल भी पता लग गया। So we know that the dot product of these two vectors w and px is equal to this w px cos theta, cos of the angle between them। At this point we know कि हमारा w जो है वो एक यूनिट वेक्टर है। अगर ना भी होता तो इस पॉइंट पर हम इस w को यहाँ नीचे ले जा सकते थे और इस w को हम दोबारा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते थे। तो इस वजह से ये मैंने कहा था ना कि ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं था इसको यूनिट एज्यूम करना। ठीक है, बट एनी हाउ एज w इज अ यूनिट वेक्टर, the magnitude of w is equal to 1, so therefore this px cos theta is simply equal to the product of the dot product of the two vectors w px, जो कि निकालने का हमारे पास ये तरीका भी मौजूद है कि किस तरह से ये निकलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि वी आर ऑन द सेम पेज। अच्छा जनाब, एक अगर हम इस पॉइंट पे फर्दर एजम्पशन ले लें, और जिस वक्त हम कभी इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम देखेंगे कि यहाँ पे देयर इज़ नो लॉस ऑफ जनरलिटी बाय मेकिंग दिस एजम्पशन, एंड दैट एजम्पशन इज़ कि हमारा जो प्लेन है वो पास कर रहा है ओरिजिन में से। सो द प्लेन पैसेस थ्रू द ओरिजिन। सो वो अभी थोड़ी देर पहले आप इंटरसेप्ट देख कर आए हैं ना, तो आपको मालूम है कि कब ऐसा होता है कि प्लेन जो है वो हमेशा ओरिजिन में से पास करेगा, कि इसका जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू 0 है, राइट। तो ये प्लेन जिधर मर्जी ओरिएंट हो जाए ये ओरिजिन में से पास हो रहा होगा। अगर हम ये assumption ले लें तो हम इस पॉइंट P को ओरिजिन एज्यूम कर सकते हैं। So that would mean that then P would be this 0 0 0 0, and then we can just find the magnitude of this vector WPX by simply doing this. So ये जो जहाँ पे ये minus P1 minus P2 minus Pn हो रहे थे सब ये 0 हो गए। So this is just W1 x1 W2 x2 W up to Wn xn। ठीक है, so now the distance between this plane, the shortest distance between this plane and the point x is basically just the projection of this vector px on this normal vector w, unit normal vector w, which is essentially equal to this thing, और वो मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पर मिल गया। हम ऑब्वियसली इस पर सिर्फ इस मैग्नीट्यूड में इस डिस्टेंस के अंदर इंटरेस्टेड थे और वो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर निकल आया। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच इज़ यूजफुल फॉर अस, और ये हम आगे जाकर यूज़ भी करेंगे। दूसरी चीज़ जो हमने क्विकली रिवाइज करनी है, और ये उससे भी ज़्यादा सिंपल बात है, लेकिन कभी कभी जब एक लंबे चौड़े प्रूफ के बीच में ऐसा कोई पॉइंट आ जाता है तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये कैसे किया। सो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a और b। वी नो फॉर द डॉट प्रोडक्ट दैट इट्स कॉम्यूटेटिव। वी ऑल्सो नो कि इस डॉट प्रोडक्ट को हम ये a t b के तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। सो a ट्रांसपोज b, जब हम वेक्टर्स को मैट्रिसेस के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो हम ट्रांसपोज में लिखते हैं। वी ऑल्सो नो कि हम ba को b ट्रांसपोज a की फॉर्म में लिख सकते हैं।
तो इस वजह से अगर मैं किसी पॉइंट पर A ट्रांसपोज B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A एज्यूम करूंगा तो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड कि ये मैंने किस तरह से एज्यूम कर लिया विदाउट प्रूविंग कि इन इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए ये वाली चीज़ होल्ड ट्रू करेगी या नहीं करेगी, राइट। एंड बिकॉज इट्स अ स्केलर, तो लिहाजा वैसे भी यहाँ पर इट्स द डॉट प्रोडक्ट वुड गिव यू अ स्केलर एज अ रिस्पॉन्स, तो लिहाजा ये वैसे भी दिस शुड बी कॉशियर, बट जस्ट रिमाइंडिंग यू दिस बिकॉज ये एक प्रूफ के बीच में ये चीज़ आनी है और उस पॉइंट पे आई हैव सीन पीपल गेटिंग कंफ्यूज कि जी ये तो एक्स ट्रांसपोज डब्ल्यू था, ये डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स कैसे बन गया, एंड सो ऑन, सो यू शुड बी क्लियर ऑन दैट। ठीक है जनाब। ऑलराइट जी, सो ये एक और चीज़ है जो हम जिस वक्त लीनियर क्लासिफिकेशन के ऊपर आएंगे, रिग्रेशन से आगे बढ़ के क्लासिफिकेशन में आएंगे, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम अपने लिए कुछ इस फॉर्मूला को एलिगेंट और आसान बनाने के लिए ना इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, और बज़ाहिर वो चेंजेस बड़ी नाइव सी चेंजेस होंगी, लेकिन उसकी एक बहुत मेजर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन है, और वो ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन मैं चाहता हूँ कि आप इस वक्त इस जर्नल फॉर्म के अंदर समझ लें, ताकि आपको ये जब हम वहाँ पहुँचें तो ये समझ में आ जाए। और ये याद रखिएगा कि ये ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन समझना आपके जहन को तैयार कर रहा होगा कल को एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जो कि कर्नल्स का कॉन्सेप्ट है। सो हम आगे जाकर जब ये देखेंगे कि किस तरह से कर्नल्स इंप्लीमेंट होते हैं और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, और किस तरह से हम इस किस्म की वहाँ पर क्लासिफिकेशन बाउंड्रीज बना सकते हैं जो कि उनके बगैर बनाना मुश्किल होती हैं, लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर बाउंड्रीज, तो उसके लिए आपका जहन अभी से तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये आपके सामने एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है, अभी पीछे आप हाइपरप्लेन्स के अंदर भी यही फॉर्म देख कर आए हैं, और ये एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है, a1x1 प्लस a2x2 अप टू an(xn) माइनस b, जो कि जिसको हम इसका इंटरसेप्ट या बायस कहते हैं, इज इक्वल टू 0। ये वही फॉर्म है जिसमें b आपने दूसरी साइड पर देखा था अभी जब हम हाइपरप्लेन्स की बात कर रहे थे। इस पूरी चीज़ में ये b जो है ना, ये ज़रा अलग सा पड़ा हुआ होता है, विच मेक्स दिस इक्वेशन अ लिटिल बिट मोर, यानी इसमें हाउस कीपिंग ज़रा एक्स्ट्रा चाहिए होती है कि आपने जो कुछ भी करना है एक फार्मूला लगा के a1 x1 से an xn तक तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद b के लिए अलग से आपको डील करना पड़ेगा। तो अक्सर हम ये करते हैं, और हम ये देखेंगे जिस वक्त हम कर रहे होंगे कि हम कहेंगे यार इसको इसमें एब्जॉर्ब कर देते हैं, हम ऐसा करते हैं एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं a0 x0, वेयर x0 इज ऑलवेज 1 और a नॉट इज इक्वल टू माइनस बी, तो लिहाजा अब ये a नॉट x नॉट के अंदर आपका जो b था ना, ये पूरा जाके एब्जॉर्ब हो गया, और इसेंशली आपने अपनी डिमेंशंस को n के बजाय n+1 में कन्वर्ट कर दिया। और ये बज़ाहिर ज़ाहिर आप देख सकते हैं बहुत छोटी सी बात है, कोई इतना बड़ा मसला तो है नहीं, एक छोटी सी मैनिपुलेशन है, लेकिन इस छोटी सी मैनिपुलेशन के कुछ इंटरेस्टिंग ज्योमेट्रिक रिजल्ट्स हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं। खैर, जब हम ये कर लेंगे ना तो हमें ये इससे फ़ायदा क्या सबसे पहले मिल रहा होगा, फ़ायदा तो ये मिल रहा होगा कि अब हम इस पूरी चीज़ को इस जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, i इज इक्वल टू 0 टू n ai(xi), जो कि हम पहले वो b के साथ नहीं कर सकते थे। और सिमिलरली इसको एज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। आप अभी देख कर आए हैं कि हम अपने एज को और एक्सेस को जो है वो एज वेक्टर्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ मैं w की जगह a यूज़ कर रहा हूँ। आप अब तक आदी हो गए होंगे इसी वीडियो के अंदर ही कि मैंने वेट्स को कभी w कहा, कभी थेटास कहा और कभी a कहा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। और सो ऑन, यहाँ पर आपके पास जो है ये इसकी एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म है, a ट्रांसपोज x, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं। और जो ये फ़ायदा हो रहा है जिस तरह से ये हम कर पा रहे हैं वो इसीलिए कर पा रहे हैं कि आपने जो ये ऊपर जो बायस टर्म थी, ये माइनस b जो था आपका, इसको आपने एब्जॉर्ब कर दिया है और आपने इसको a नॉट x नॉट बना दिया। ठीक है, ये तो हो गया फ़ायदा। अब हम वापस आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि इसकी ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन अगर कोई है तो क्या है। अगर आप गौर कीजिए, इस पूरी चीज़ को अब हम एक और अंदाज से भी लिख सकते हैं, ai(xi) प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये करने से क्या फ़ायदा हुआ? अब ज़रा अपना जहन थोड़ा सा दौड़ाएं, बेशक उस हिस्से तक इस वीडियो के वापस चले जाएं जहां पर मैं आपको कैलकुलेटर के अंदर, डेस्मॉस वाले कैलकुलेटर के अंदर प्लॉट करके दिखा रहा था किसी चीज़ को जिसका इंटरसेप्ट 0 था। यानी अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो हम ये कह रहे हैं कि अब ये जो हमने n+1 डिमेंशनल चीज़ बनाई है, ये असल में गुजरना शुरू हो गई है, ये हाइपरप्लेन अब गुजरना शुरू हो गया है ओरिजिन में से। सो वो जो ओरिजिनल प्लेन था आपके पास a1 से लेकर an तक का, a1x1 से लेकर an(xn) तक का, उसके ऊपर कोई ऐसी लिमिट नहीं थी, वो b से गुजरा करता था। आपका जो आखिरी एक्सेस था उस आखिरी एक्सिस में वो b पे इंटरसेप्ट किया करता था। ठीक है, जबकि आपने उस पूरी चीज़ को एब्जॉर्ब कर दिया एक नई डिमेंशन के अंदर,
वो तो यहाँ पर चला गया और ये n+1 डिमेंशनल चीज़ बन गई। ये जो n+1 डिमेंशनल चीज़ है ये हमेशा इस नए स्पेस के अंदर ओरिजिन में से गुजरती है। इस पर अपने ज़रा जहन को थोड़ा सा कन्विंस करें। अब मैं आपको यहाँ कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा। दीज विजुअल्स आर एक्चुअली फ्रॉम वाइनबर्गर्स लेक्चर। डायरेक्टली मैंने ये वहाँ से उठाए हैं बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग सी सिंपल सी डायग्राम्स थी, लेकिन मैंने ऊपर दोबारा रेफरेंस दे दिया ताकि ये क्लियर रहे कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है। अच्छा जनाब, और अब ज़रा इस इंटरप्रिटेशन को मजीद समझते हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि वी कैन क्लेम दैट द न्यू n+1 dimensional hyperplane always passes through the origin, but still the old n dimensional action takes place as at x naught is equal to 1। यानी अब वो सबका सब कुछ हो रहा है जो पहले हो रहा था, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना पड़ा कि क्योंकि आपने सारे के सारे पॉइंट्स के अंदर जाकर ये नई डिमेंशन ऐड कर दी जिसमें x नॉट की वैल्यू 1 है, तो लिहाजा वो सबका सब काम जो पहले इस इतनी चीज़ में हो रहा था, अब वो सबका सब काम जो है वो x नॉट इज इक्वल टू 1 पर हो रहा है। इसको ज़रा देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पर आपको एक विजुअल नज़र आ रहा है और आप ये देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक सिंगल डिमेंशन है। इस सिंगल डिमेंशन के ऊपर मेरे पास ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये स्क्वायर है और एक ये सर्कल है। अगर मैं इन दोनों के बीच में एक हाइपरप्लेन ड्रॉ करना चाहूँ जो इनको क्लीनली सेपरेट कर दे, क्लासिफाई कर दे, अलग अलग कर दे, तो वो हाइपरप्लेन क्या होगा? वन डायमेंशन का हाइपरप्लेन क्या होता है, हम पहले देख कर आए थे, पॉइंट होता है। ठीक है, सो हम एक पॉइंट लगा सकते हैं। बट नाउ माई क्वेश्चन इज, कैन वी क्रिएट अ हाइपरप्लेन हियर विच ऑल्सो पैसेस थ्रू द ओरिजिन? अच्छा, अब यहाँ एक दूसरे अंदाज से भी सोचिए। अभी थोड़ी देर पहले जिस वक्त मैं आपको ये सिखा रहा था कि द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड प्लेन किस तरह से निकाला जाता है, वहाँ पर आपको याद होगा कि जैसे ही हमने ये एज्यूम किया था कि हमारा हाइपरप्लेन ओरिजिन से गुजर रहा है, हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो गई थी कि अचानक हमारा वो पूरा फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया था। तो ये सब कुछ ना बिला वजह नहीं हम कर रहे, इसका हमने जाकर आगे कुछ फ़ायदा उठाना है। और अभी से आपके जहन में बस ये होना चाहिए कि टूल बॉक्स है आपका जिसमें ये सब टूल्स रेडी हैं कि अगर कभी ज़रूरत पड़ी कि हमारा जो हाइपर प्लेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, चाहे रिग्रेशन में या क्लासिफिकेशन में, वो ओरिजिन से ज़रूर गुजरे, तो हो सकता है कि वो एन डिमेंशंस में ओरिजिन से ना गुजर सकता हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई मैं ऐसा हाइपरप्लेन बनाना चाहूँ जो इस रेड स्क्वायर और इस ब्लू सर्कल के बीच में सेपरेट करे और ओरिजिन से भी गुजरे, तो ये मुमकिन नहीं। लेकिन अगर मैं इसको ले गया हूँ n+1 डिमेंशंस के अंदर, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब मैं इसको n+1 डिमेंशंस के अंदर ले गया हूँ, एंड नाउ यू कैन सी कि जो काम यहाँ पर 0 ये के ऊपर हो रहा था, वो काम अब ये x नॉट इज इक्वल टू 1 के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो ये x नॉट इक्वल टू 1 के ऊपर अब वो सारे का सारा एक्शन हो रहा है। एंड नाउ इफ आई वांट टू क्रिएट अ हाइपरप्लेन दैट passes through the origin and also linearly separates, यानी कोई एक सेपरेटिंग लाइन लगा दे जिसमें रेड एक तरफ हो और ब्लू दूसरी तरफ हो, तो वो बन सकता है, जो बिल्कुल बन सकता है। और ये आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये वाला काम कर रही है। सो इट वाज नॉट पॉसिबल हियर, इट इज पॉसिबल हियर। तो मुझे बेसिकली ये कहना चाहिए था, इट वाज नॉट पॉसिबल हियर, इट्स पॉसिबल हियर। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए। अब हम 2 से 3 डायमेंशंस पे जाते हैं। अब जरा थोड़ा सा अपने दिमाग की विजुअलाइजेशन वाली साइड को भी इंप्रूव करने की यहाँ पे कोशिश कीजिएगा। अच्छा जी, ये 2 डायमेंशंस हैं, आपके पास रेड स्क्वायर्स हैं और ब्लू सर्कल्स हैं। अगर मैं इनके बीच में एक हाइपरप्लेन बनाना चाहूँ जो जिसमें रेड एक तरफ हो जाए और ब्लू दूसरी तरफ हो जाए, तो क्या मैं बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। मैं कोई भी ऐसी लाइन लगा सकता हूँ, 2 डायमेंशंस के अंदर हाइपरप्लेन लाइन होती है, लाइन लगा सकता हूँ जो इनके बीच में इस तरह से हो जाए। और ये बेसिकली एक लाइन नहीं, इस तरह की इन्फिनिट लाइन्स लग सकती हैं। यहाँ पर भी एक लाइन हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। ये सारी की सारी लाइन्स जो हैं ये लीनियरली सेपरेट कर रही हैं, यानी सीधी लाइनें हैं जिनके रेड एक तरफ है और ब्लू दूसरी तरफ है। लेकिन क्या मैं कोई ऐसी लाइन लगा सकता हूँ यहाँ पर इस साइड के ऊपर कि मैं जिसमें जो लाइन बेसिकली इन ब्लू और रेड्स को सेपरेट भी करे और साथ ओरिजिन से भी गुजरे? ये मुमकिन नहीं। ऐसा हाइपरप्लेन बनाना मुमकिन नहीं है जो रेड और ब्लू को सेपरेट करे लेकिन ओरिजिन से भी गुजरे। अब जबकि आपने ये छोटी सी ज्योमेट्रिक मैनिपुलेशन कर दी ए नॉट एक्स नॉट वाली, तो अब हमारे पास ये पूरी चीज़ अब एक 3 डायमेंशंस के अंदर आ गई है। हमने एक डायमेंशन इंक्रीज कर दी है ना, लेकिन उस डायमेंशन में एसेंशली कि जो आपको पहले इस डॉटेड एक्सेस को पीछे देखें, ये आपका एक्स नॉट इक्वल टू 1 का एक्सेस है। तो अब ये जो आपके ब्लू और रेड है ना, ये सब वहाँ पर लगे हुए हैं, यानी ये उस जगह पर लाए करते हैं। फर्ज करें ये कागज़ सा खड़ा हुआ है आपकी 3 डायमेंशंस के अंदर एक्स नॉट इक्वल टू 1 के प्लेस के ऊपर, जिसमें अब आपकी ये सारे रेड और ये सारे ब्लू पॉइंट्स खड़े हुए हैं। ठीक है, सो इट्स अ सब स्पेस इन योर एम्बिएंट स्पेस जिसके ऊपर ये रेड और ब्लू लाए करते हैं। याद है हमने केएनएन में भी इस तरह की बातें की थी। Now can we create a hyperplane in these 3 dimensions? Can we create a hyperplane that separates these blues and reds and also passes through the origin? अब 3 dimensions में hyperplane क्या होता है? Plane, यानी 2 dimensional entity.
अब ये टू डिमेंशनल एंटिटी, ये जो ग्रीन कलर का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है ना, बेसिकली ये खाली वहीं तक नहीं है, ये इधर भी एक्सटेंड हो रहा है, तो ये इस साइड पर भी आगे एक्सटेंड होता जा रहा है। ये समझे ये कागज सा खड़ा हुआ है और ये कागज गुजर रहा है आपके ओरिजिन से, ठीक है, ये इनफैक्ट इस पूरी जगह से गुजर रहा है, ये कागज यहाँ से गुजर रहा है और ये रेड सारे के सारे इस कागज के नीचे हैं, हरे कागज के, और ब्लू इससे ऊपर है। बात समझ में आ गई? रेड नीचे हैं और ब्लू ऊपर है। और ये कागज जिस वक्त गुजरता है ना यहाँ पर, यानी x नॉट इक्वल टू 1 के ऊपर, ये वहां पर बिल्कुल सेपरेट कर देता है। यानी ये कागज जब उस वाले कागज में से गुजरेगा तो ये वाली लाइन बन रही होगी, और ये लाइन बेसिकली वैसी ही लाइन है जैसे आप यहाँ पर ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये सारी रेड लाइंस देख कर आए, ये उसी तरह की लाइन है। सो नाउ यू हैव दिस सेपरेशन बिटवीन दीज रेड्स एंड ब्लूज एट द सेम टाइम दैट हाइपरप्लेन आल्सो पैसेस थ्रू द ओरिजिन। इतनी सी सिर्फ बात है कि अब यहाँ पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस छोटी सी ज्योमेट्रिक मैनिपुलेशन ने, जिसकी बज़ाहिर को इतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र नहीं आ रही सिवाय इसके कि हम यहाँ मैथ्स अच्छा कर रहे हैं इससे, या एलिगेंट कर रहे हैं अपने फार्मूला को, लेकिन उसकी एक ऐसी इंटरप्रिटेशन है जिससे हम बहुत फ़ायदे उठाएंगे। हम आगे जाकर देखेंगे कि अच्छा ये ओरिजिन में से भी गुजर रहा है, तो फिर एक पॉइंट एज्यूम कर लें ओरिजिन के ऊपर, वहाँ पे एक वेक्टर बना लें जो कि 0 से शुरू हो रहा होगा और लेट से पॉइंट x तक या पॉइंट p तक जा रहा होगा, और अब उस वेक्टर को डिफाइन करना, डिस्क्राइब करना, यूज़ करना आसान हो जाएगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी मेकिंग आवर मैथ सिंपल। और यहाँ पर एक बात आपने और होती हुई देख ली है, वो आपने ये होती हुई देख ली है कि किस तरह से हम जिस वक्त डिमेंशंस इंक्रीज करते हैं तो आपके हाइपरप्लेन्स किस तरह से पोजीशन हुए हुए होते हैं और किस तरह से वो चीज़ों के बीच में सेपरेशन कर रहे होते हैं, या अगर रिग्रेशन हो रही हो तो किस तरह से वो फिट हो रहे होते हैं डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, ये हमने आगे जाकर यूज़ करनी है और आपके जहनों के अंदर यहाँ पर इस वक्त ये प्लांट होना ज़रूरी थी। अच्छा जनाब, और आखिर में अब बात ख़त्म करते करते एक चीज़ जो एक यूज़फुल एक्सरसाइज है जो अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को करवाया करता हूँ, चाहे वो डेटा स्ट्रक्चर्स का कोर्स हो या चाहे वो मशीन लर्निंग का कोर्स हो या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो या स्पीच हो, जहाँ कहीं भी हम डिमेंशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, एन डिमेंशनल डेटा के साथ यूज़ कर रहे होते हैं, एन डिमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ डील कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक अच्छी एक्सरसाइज ये होती है कि थोड़ा सा हम अपने जहन को, अपनी विजुलाइजेशन को इस काबिल कर लें कि हमें चीज़ों की कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन भी समझ में आ रही हो, एटलीस्ट एक ज्योमेट्रिक इंटुइशन समझ में आ रही हो। यानी कि व्हेन आई से वन डिमेंशन, सो लेट मी एक्चुअली टेल यू कि मेरा इस बात से मतलब क्या है। व्हेन आई से वन डिमेंशन, yeah, when I say zero dimensions, what you're thinking about is maybe like a point. ठीक है, एक सिंगल पॉइंट जिसका ना कोई लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है. When I say one dimension, in your head at least you're thinking about something like a line, जहाँ पर चीज़ों की लेंथ तो होती है लेकिन उनकी विड्थ और हाइट नहीं होती. ठीक है. When I say two dimensions, you're thinking of something. You should be thinking of something like the screen in front of you right now, जिसके ऊपर चीज़ों की हाइट, लेट्स से ये और width, दो यानी आपके पास चीज़ें हैं, so let's call them width and length. So length and width है, but there is no height, so everything is flat. So let's say there is a person here, so काफ़ी बुरा बनाया है मैंने, but anyhow this is a person and this is the eyes of the person. So इसकी गर्दन है. So alright, so ये एक फ्लैट सरफेस के ऊपर ये एग्जिस्ट करता है. इसकी हाइट है या लेट्स से इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, लेकिन ये आगे पीछे नहीं है, यानी इसके अंदर कोई थर्ड डायमेंशन मौजूद नहीं है. इट्स अ फ्लैट सरफेस लाइक अ पीस ऑफ पेपर, राइट? एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट थ्री डायमेंशंस, और क्योंकि मैं यहाँ पे थ्री डायमेंशनल चीज़ को ये टू डायमेंशंस के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वी आर लिमिटेड इन व्हाट वी कैन डू हियर. बट व्हेन आई से थ्री डायमेंशंस, आई एम सेइंग थिंग्स लाइक ourselves, जो कि एग्जिस्ट करते हैं एक ऐसे स्पेस के अंदर जहाँ पे चीज़ों की लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है. बट व्हाट डू आई डू व्हेन आई से लेट्स से four dimensions? How do you visualize that? And sometimes I've heard students say कि you can't visualize that. No, so that's not true. Even geometrically you can visualize that. And for us humans at least, जो कि थ्री डायमेंशनल एंटिटीज़ हैं, उनके लिए इसको विजुलाइज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अगर आप सिंपली ये सोचें कि इस थ्री डायमेंशंस के अंदर, फॉर एग्जांपल ये आप हैं, so this is how I view you, ये आप हैं इस इंस्टेंट के ऊपर, और टाइम डेल्टा टी के बाद ये आप हैं, और लेट्स से आपने इस दौरान में सिर्फ ये किया है कि अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर कर दिया और यहाँ आपका हाथ थोड़ा सा नीचे था, तो आपने मिसाल के तौर पे यूँ हाथ कर ऊपर किया, एंड दैट्स ऑल यू डिड इन दिस टाइम.
So this is now your three-dimensional space at time instant t1, and this is your three-dimensional space at time instant t2. और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये मूव हो रही है on the fourth dimension, on the dimension of time. So essentially your fourth dimension की एक visualization जो बड़ी आसानी से जहन में आती है, it is just like कि ये आपके three dimensional space की एक array है जिसमें, so this is basically your time and this is your whole space, your whole three-dimensional space as it is, it's being pushed through time. और obviously हम क्योंकि थ्री डिमेंशनल एंटिटीज हैं, हम इसको एक खास अंदाज से व्यू कर रहे हैं. अगर आप उस व्यू को थोड़ा सा समझना चाहें अपने जहन के अंदर, तो उसका भी एक बड़ा आसान सा तरीका है. उसके लिए थोड़ा सा नीचे की डिमेंशन में चले जाएं. लेट्स अज्यूम अ टू डिमेंशनल बीइंग, ये जो मैंने जो ऊपर बनाया हुआ है ना, लेट्स से इसी की बात हम कर रहे हैं. इस टू डिमेंशनल बीइंग को समझ लें कि ये इसी सरफेस के ऊपर रहता है. सो इट एग्जिस्ट्स ऑन योर स्क्रीन, या इट एग्जिस्ट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर. और फर्ज कर लीजिए कि आई एज अ थ्री डिमेंशनल बीइंग और द थिंग्स दैट आई हैव, ये खिलौना मैंने अपने बच्चों का बोरो किया. सो एंड इट्स अ बॉल, इट्स अ थ्री डिमेंशनल बॉल. इफ आई समहाउ पास दिस बॉल, if I am able to pass this ball through the universe of this being, this two-dimensional being, इसको क्या नजर आएगा? और अपने आप से ये सवाल पूछें और अपने आप को थोड़ा सा कन्विंस करें कि अगर ये देख सकता हो, और मैं इसको यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ थोड़ा सा नाइस करके शायद. ऑलराइट, दिस इज मच बेटर. अगर ये देख सकता हो और मैं यहाँ पे इसके सामने से ये बॉल, और अब ये इसकी डिमेंशंस के अब ये स्क्रीन में से गुजरना शुरू हो, तो इसको क्या नजर आएगा? इसको शुरू में एक छोटा सा सर्कल नजर आएगा. पहले तो हो सकता है पॉइंट नजर आएगा जब बॉल बिल्कुल टच करेगी, फिर वो बड़ा होकर एक सर्कल बनता जाएगा, फिर वो और बड़ा सर्कल बनता जाएगा, और बड़ा सर्कल बनता जाएगा, यहाँ तक कि ये बॉल पूरी जब गुजरने लगेगी तो सर्कल दोबारा छोटा होना शुरू हो जाएगा, एंड देन फाइनली एक पॉइंट बनेगा, और फाइनली ये बॉल इसकी डिमेंशंस में से गुजर जाएगी. सो ऑल इट्स सीइंग एट एनी वन पर्टिकुलर पॉइंट इज अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉल. इफ आई हैव दिस मोबाइल फोन and this passes through its universe, it's going to appear to this person like a rectangle, and then it's going to continue passing depending on मैंने किस ओरिएंटेशन से इसको डाला है. अगर यूं करके डालूंगा तो और तरह का होगा, यूं करूंगा तो और होगा, यूं करूंगा तो और एंगल से जाएगा, but it will continue, it will pass through its life as a cross section, और उसके बाद ये इसकी यूनिवर्स में से गुजर जाएगा. So if I have my hand and if I pass it through here, initially इसको एक सर्कल नजर आएगा, मेरी ये जो ये उंगली जब गुजरना शुरू होगी, एंड देन इवेंचुअली बाकी उंगलियां गुजरना शुरू होंगी, या फिर ये छोटी उंगली और मे बी अंगूठा इसमें से गुजरेगा, एंड देन मेरा हाथ पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा आना शुरू होगा, तो ये सब चीजें ज्वाइन हो जाएंगी. मे बी इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस, एंड देन मेरी कलाई बनेगी, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, जो इसकी जगह रिप्लेस करती जाएगी, एंड सो ऑन. सो नाउ यू कैन सी हाउ अ टू डिमेंशनल बीइंग वुड बी interpreting me, a third dimensional being, as I pass through its universe. अब अगर मैं इसी चीज को, assumption को आगे ले जाऊं थ्री डिमेंशंस के ऊपर, तो हम थ्री डिमेंशनल बीइंग्स फोर डिमेंशंस के अंदर किस तरह के हैं? अगर मैं सिर्फ इस चीज को थोड़ा सा सोच लूं, ये मैं किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हूं, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आया हूं चलता हुआ एक सीरीज ऑफ टाइम से, उस टाइम से शुरू होते हुए when I was a small baby, या when I was initially like I was something, I was created, and then it will continue until the time when I'm no more. So like an old person, and then I'm no more. So ये एक पूरे का पूरा, this is me in four dimensions. Like think of it like a snake, जिसके एक एंड के ऊपर मेरा आगाज है और दूसरे एंड के ऊपर मेरा इख्तिताम है. It's like a snake. So if I'm able to live in a four-dimensional universe, and if I can see myself, all of us and everything around us has a beginning and an end, और ये पूरी की पूरी चीजें like these are like these long snakes in the fourth dimension, and someone who's living in that dimensional space can actually experience that. But we, as we are a lower dimensional being, हम three dimensional being हैं, हम उस higher dimension का एक cross section देख रहे हैं किसी भी एक टाइम के ऊपर. we're just looking at time is equal to t1. आज का दिन, ये लम्हा जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें आप जो कुछ भी हैं और आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी है, इट्स अ स्नैपशॉट एट दैट टाइम इंस्टेंट. ठीक है, जो कि जैसे जैसे टाइम आगे मूव होता जा रहा है, दैट स्नैपशॉट इज चेंजिंग, जैसे कि मेरे हाथ की शक्ल बदलती जा रही थी जब ये टू डायमेंशनल बीइंग उसको देख रहा था. ये सब बातें मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? इन सब बातों से आपको विजुअलाइजेशन में हेल्प मिलेगी.
आपको जिस वक्त मैं n dimensions की बात कर रहा हूँ, एक तो अंदाज ऑब्वियसली वही है कि so like your one dimension is just a variable and your two dimension is a two-dimensional array, and your one so sorry your one dimension is like a one-dimensional array and your two dimension is like a table and your three dimension is like a 3D मैट्रिक्स, जिसको आप क्यूब के अंदाज में एक टेबल को बना लें, और उससे आगे आप ये समझते चले जाएं कि योर 4 dimension is like an array of 3D arrays and your 5 dimension is an array of 4D arrays, and your 6 dimension is your array of 6D arrays, and so on and so forth. So your n plus 1 and n dimensions is basically n minus 1 dimension की arrays के objects की एक array. So ये अंदाज तो हमेशा चलता है ही और ये बहुत easy है, लेकिन इस अंदाज में unfortunately अक्सर ना कोई बहुत ज़्यादा geometrically interpretation नहीं होती. When you think of things like this, थोड़ा सा चीज़ों में इंटरप्रिटेशन ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है. तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि जाते जाते ये रिवीजन का लेक्चर है, आपके जहन में ये भी एक चीज़ आ जाए. नीचे मैंने ये एक लिंक रखा हुआ है. इट्स अ वेरी ओल्ड वीडियो, नॉट वेरी नाइसली मेड ईदर, लेकिन इस वीडियो को अगर आप जाकर एक दफ़ा देख लें तो इसमें आपको थोड़ा सा ये मज़ीद ये वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से एक्सप्लेन किया हुआ है. द साउंड इज़ नॉट दैट गुड, द विजुअलाइजेशन इज़ नॉट वेरी गुड, लेकिन what the guy is saying in that video makes a lot of sense. तो ये बस आपको जाते जाते एक चीज़ सिर्फ देनी थी कि आपके पास ये एक अंदाज सोचने का चीज़ों के बारे में और भी हो कि हाउ अ लोअर डिमेंशनल बीइंग परसीव्स अ हायर डिमेंशनल ऑब्जेक्ट, हाउ दी डिमेंशंस आर रिलेटेड विद ईच अदर. और अभी बहुत कुछ है, ऑब्वियसली ये तो खाली इंट्यूशन की बात हो रही है. जब हम इसके मैथ्स में जहाँ जहाँ कभी जाएंगे तो यूल सी हाउ फन एंड एलिगेंट ऑल ऑफ दैट इज़.